बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें संध्या और काजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। रंग दूध की तरह सफेद, बाल लंबे घने काले रेशम जैसे, आंखें बड़ी बड़ी नीली नीली, जो एक बार देखे वह संध्या की तारीफ किए बिना रह न पाए। इसी वजह से संध्या अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड करती थी। और वहीं दूसरी तरफ काजल वह संध्या की तरह सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर निशान भी थे और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिस वजह से बेचारी का आत्मविश्वास हमेशा कम रहता था। और सोने पर सुहागा संध्या उसे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती, अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाती, जिस वजह से काजल और भी ज्यादा दुखी रहती थी। बाहर तो उसे दुत्कारा ही जाता था, घर में बहन भी उसे पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल संध्या से बड़ी थी, इसलिए कमला पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन जो भी कोई काजल को देखने आता, उसका रंग रूप देखकर मना कर देता और संध्या के लिए रिश्ता मांग लेता, जिस वजह से काजल के माता पिता और भी ज्यादा परेशान रहने लगते थे। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी कमला को उसकी दूर की रिश्तेदार मिलती है, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे सुरेखा बहन, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मॉल में ही मिल गई। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। आप अपने नंद की बेटी का रिश्ता बता रही थी ना, तो आप काजल के लिए बात चलाइए ना। देखो कमला बहन, मैं अपने नंद के बेटे के लिए काजल के लिए बात तो चला नहीं सकती। वह कहाँ इतना हैंडसम बिजनेसमैन और कहाँ आपकी बेटी काली कलूटी बदसूरत। कोई क्यों आपकी बेटी काजल को अपने घर की बहू बनाएगा? जो भी इसे लेकर जाएगा अपनी नसीब ही फोड़ेगा, अपने घर में अंधेरा ही करेगा। सबको तो संध्या बेटी जैसी बहू चाहिए। देखो तो कितनी ज्यादा सुंदर है। अगर कहो तो मैं संध्या के लिए तो बात चला सकती हूँ, बहुत अमीर है, आपकी बेटी ऐश करेगी ऐश। नहीं नहीं सुरेखा बहन, संध्या काजल से छोटी है और जब तक काजल के लिए अच्छा वर नहीं मिल जाता तब तक मैं संध्या के बारे में सोच भी नहीं सकती। पहले मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती हूँ और यही क्या तुम रंग रूप की बात कर रही हो? मेरी काजल बेटी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है और देखना एक दिन मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आएगा। अच्छा सुरेखा बहन, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। संध्या और काजल यह सारी बातें सुन रही थी। संध्या काजल की इस तरह से इंसल्ट होते देख बहुत खुश होती है और तभी हंसते हुए काजल से कहती है, देख काली कलूटी, तेरे लिए तो एक भी रिश्ता नहीं आता और मेरे लिए रिश्ते की लाइन लगी हुई है। अब देख रहे मेरी सुंदरता की वजह से तुझसे पहले मेरी शादी हो जाएगी और तेरी काली कलूटी शक्ल बदसूरती की वजह से बेचारे की कहीं शादी नहीं होगी। रहना हमेशा मम्मी पापा की सेवा करते हुए। हर जगह मेरी तारीफ, मेरे चर्चे और तेरी हर जगह थू थू थू। संध्या, तुम मुझसे छोटी हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। कम से कम तुम तो मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। हमेशा मेरे काले रंग का, बदसूरती का मजाक उड़ाती रहती हो। बाहर वाले तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का। कम से कम तुम तो बख्श दिया करो। बाहर वालों के ताने तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब तुम मेरा इस तरह से मजाक उड़ाती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? जैसा मुझे ऊपर वाले ने बना दिया मैं तो उसमें खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अब देख, तू काली कलूटी बदसूरत है तो तेरा मजाक तो बना ही जाएगा। मैं सुंदर हूँ तो मेरी तारीफ होती है। अब काले को काला नहीं कहा जाएगा तो क्या गोरा कहा जाएगा? भाई, मुझसे तो ये उम्मीद मत करना कि मैं तुझसे प्यार करूंगी, तुझसे प्यार से बातें करूंगी, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती है। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, वो आ रही है काली कलूटी की बहन। इस वजह से मैं तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। संध्या की यह बातें सुनकर बेचारी काजल का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी संध्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, सुरेखा आंटी ने जो रिश्ता बताया आप उसके बारे में सोच नहीं रही। वह बता रही थी अमित बहुत ज्यादा अमीर है, आप उससे मेरी शादी की बात चलाइए ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। शॉपिंग करने के लिए मिलेगी सुंदर सुंदर लहंगे, ड्रेस, सैंडल, मेकअप, न जाने क्या क्या। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नहीं नहीं संध्या बेटा, काजल से पहले मैं तुम्हारी शादी
नहीं करूँगी, वह तुम्हारी बड़ी बहन है। अगर काजल से पहले तुम्हारी शादी करूँगी तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी बेटी की शादी कर दी। पहले ही काजल के रिश्ते नहीं आ रहे और तुम्हारी शादी के बाद और नहीं आएंगे, इसलिए पहले काजल की शादी, उसके बाद तुम्हारी। ठीक है बेटा? क्या मम्मी, अगर इस काली कलोटी की कभी शादी नहीं होगी तो आप मेरी शादी नहीं करेंगी? मैं हमेशा घर में ही बैठी रहूंगी। इस काली कलोटी बस सूरत को तो देखो, आपको लगता है इसे देखकर कोई भी शादी करेगा? इसका मतलब मैं भी यही सोच लूं कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि इस काली कलोटी बस सूरत की तो शादी कहीं होने से रही। मम्मी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, सोच लीजिए, इस काली कलोटी से पहले मेरी शादी कर दीजिए, कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। संध्या की यह बातें सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और वह संध्या को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, संध्या, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी बड़ी बहन का इस तरह से मजाक उड़ाओ, उसकी इंसल्ट करो? वह अच्छी है, तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती, तो तुम कुछ भी कहती रहोगी? इसका हरगिज ये तो मतलब नहीं कि तुम हमेशा उसका मजाक बनाती रहो। संध्या, लगता है तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दिल तो बिल्कुल काला है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपनी बहन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। चलो अभी काजल से माफी मांगो। अपनी माँ के कहने पर संध्या काजल से माफी तो मांग लेती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। और जिस काली कलोटी की वजह से मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, सुन काली कलोटी, सिर्फ मम्मी की वजह से तुझसे माफी मांग रही हूँ, वरना मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तेरी काली कलोटी शक्ल की वजह से कभी शादी नहीं होगी। ऐसा कहकर संध्या बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। पड़ोस में अनीता के यहाँ पर शादी थी, सभी को जाना था। काजल और संध्या भी अच्छे से तैयार हो रही थी। काजल ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिसे देखकर संध्या बहुत हंसती है और मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, ये जो तूने रेड लिपस्टिक लगाई है ना, इसे लगाकर बिल्कुल तो काली बंदरिया लग रही है। काली बंदरिया, तुझे देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। यह मेकअप, लिपस्टिक, यह सिर्फ सुंदर लोगों पर ही अच्छी लगती है, तो जैसे काली कलोटे बस सूरत के ऊपर नहीं। यह देख, मुझ पर यह लिपस्टिक कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और तू लगाकर बिल्कुल बंदरिया की तरह लग रही है। संध्या, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं जब भी मेकअप करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, नेल पॉलिश लगाती हूँ, तुम हमेशा मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाती हो। मुझे भी तो सजने संवरने का हक है। अगर मैं काली हूँ तो क्या मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मेकअप ना करूँ? मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मेकअप करूँ, सुंदर लगूं, लेकिन तुम हमेशा मेरा आत्मविश्वास कम कर देती हो। अगर तुम कहती हो कि लिपस्टिक मुझ पर अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, मैं नहीं लगाती। ऐसा कहकर बेचारी काजल वह लिपस्टिक चटा देती है। संध्या फिर बेचारी काजल का आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती है, उसको याद दिलाती है कि वह काली है, उसे हक नहीं है अच्छे दिखने का। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं और शादी में भी बेचारी काजल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। संध्या की कुछ दोस्त मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। संध्या यार, ये काली कलोटी बदसूरत दिखने वाली क्या तुम्हारी सगी बहन है? कहीं से लगता नहीं है। तुम कहाँ परियों की तरह सुंदर और ये कहाँ कोयले से निकली काली कलोटी, काली कोयल, बंदरिया। वैसे संध्या, तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम अपनी इस काली कलोटी बहन से जरा दूर ही रहा करो, कहीं इसका काला साया तुम्हें भी अपने रंग में न रंग ले। वैसे संध्या, तेरे लिए तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी, एक से बढ़कर एक होगा। तो तू कब कर रही है शादी, जरा हमें बता तो। जब तक मनहूस साया इसका हमारे घर पर रहेगा तब तक मेरी शादी तो होने से रही। पता नहीं अपनी काली कलूटी शक्ल लेकर कहीं मर क्यों नहीं जाती। मर जाए तो बेहतर ही रहेगा, मम्मी पापा को भी सुकून मिलेगा। इसकी वजह से 24 घंटे टेंशन में रहते हैं और इसकी मनहूस साया की वजह से मेरी भी शादी कहीं नहीं हो रही। इस तरह से संध्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर काजल का मजाक उड़ा रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी। यह सब सुनकर काजल से बर्दाश्त नहीं होता और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। संध्या बिल्कुल सही कह रही है, मेरी वजह से मम्मी पापा कितने ज्यादा परेशान हैं, हमेशा दुखी रहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी की कहीं शादी नहीं हो रही। हर कोई मेरा रंग देखकर मुझे रिजेक्ट करके चला जाता है और मेरी वजह से मम्मी पापा संध्या की भी शादी नहीं कर रहे। संध्या ने सही कहा, मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, ना मैं रहूंगी और ना ही मेरा वजूद और ना ही कोई मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाएगा और ना ही मम्मी पापा टेंशन में आएंगे। संध्या भी खुश रहेगी। अगर
मेरे मरने से सबको खुशी मिलती है तो इससे बेहतर क्या है, मुझे मर ही जाना चाहिए। यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर काजल मरने का प्लान बना लेती है और वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो उसे एक कुआं नजर आता है और वह वहां जाकर अपने माता पिता को, संध्या को याद कर कर बहुत रोती है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेती है। और जैसे ही कूदने वाली होती है तभी उसे नदी के अंदर एक हिरण डूबता हुआ नजर आता है। काजल मरने से पहले उस हिरण की जान बचाना चाहती थी और वह नदी में जाती है और उस हिरण को बचाकर ले आती है। तभी वह हिरण काजल से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों हो? हिरण के इतना कहते ही काजल उसे अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर हिरण काजल से कहता है, अरे काजल, तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताता हूँ। यह सामने वाला कुआं है, तुम्हें नजर आ रहा है? यह जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक का कुआं है। तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर कर 3 बार ये कहना, ये जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे तुम्हारी जादुई लिपस्टिक की जरूरत है। हिरण की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर अपनी आंखें बंद करती है और जैसा कि हिरण ने कहा था वैसा ही करती है। तभी काजल के सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक आ जाती हैं। साथ में जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं से आवाज भी आती है, काजल, तुम्हारे सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक है। अगर तुम जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी, इतनी सुंदर कि पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम्हें सुंदरता नहीं मिलेगी, बल्कि तुम मेरे कुएं के अंदर आ जाओगी और यहाँ पर लोगों को तुम्हारी सेवा की जरूरत है। मेरी दुनिया में एक सच्चे दिल और अच्छी लड़की की जरूरत है जो उन लोगों की सेवा कर कर उनकी जान बचा सकती है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें सुंदरता चाहिए या फिर अपनी सेवा से मेरी दुनिया के लोगों की जान बचाना चाहती हो। जादुई सोने चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे सुंदरता की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे रंग रूप का सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को खत्म करने यहाँ आई थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपकी दुनिया में आकर आपके लोगों की सेवा करूँगी। अगर मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बच जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर आपकी दुनिया में आ रही हूँ। ऐसा कहकर काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगा लेती है और जैसे ही काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी कुएं से आवाज आती है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम चाहती तो जादुई सोने की लिपस्टिक चुन सकती थी जिसकी तुम्हें जरूरत भी थी, लेकिन तुमने लोगों की भलाई के बारे में सोचा। तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसा तुम्हारा दिल वैसे ही जादुई चांदी की लिपस्टिक ने तुम्हें सुंदरता दी है। जाओ बेटा, खुश रहो। काजल कुएं की बातें सुनकर खुश हो जाती है और जादुई चांदी की लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। काजल को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संध्या के होश उड़ जाते हैं। काजल अपनी माँ और संध्या को जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कमला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और संध्या मन ही मन में सोचती है, ये काजल की बच्ची तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो चारों तरफ बस इसकी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। जब ये काली कलूटी जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, अगर मैं जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाऊं और जादुई सोने की लिपस्टिक लगाऊं तो न जाने में कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर संध्या अगले दिन जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर ऐसा ही करती है जैसा कि काजल ने किया था। तभी संध्या के सामने भी यही सवाल पूछे जाते हैं। संध्या तो लालची थी, इसलिए वह जादुई सोने की लिपस्टिक चुनती है, जिसे लगाते ही वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। संध्या जोर जोर से रोती है और संध्या के लाख मिन्नतों के बाद भी जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक का कुआं उसे पहले की तरह सुंदर नहीं करता। इस तरह संध्या को उसके लालच की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ काजल के अच्छे स्वभाव, नेक दिल की वजह से उसके पास जादुई चांदी की लिपस्टिक थी, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और उसकी शादी भी एक बहुत अच्छे बड़े घराने में हो जाती है।
बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी। बाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ। उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे। मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले
कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी। लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है, और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तब पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है, और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं, और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ, और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है, और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है, और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है, और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं, और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई, और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी, और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है, और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है, और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है, और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगी ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए
नदी तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक यह सब क्या। आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।